हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है ट्रेडिंग क्राइम एनालिसिस और हम हर रोज आपके लिए ट्रेडिंग टॉपिक पर एक्सप्लेनिंग वीडियो लेकर आते हैं। और आप जिस भी टॉपिक के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आज हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि सिनेमा कैसे हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर हाल ही में आई फिल्म धुरंधर 2 को डिकोड करेंगे। सोर्स का सबसे बड़ा और दिलचस्प तर्क ये है कि भैया ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी है, बल्कि ये एक बहुत ही महंगी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट है। हम देखेंगे कि कैसे बड़े पर्दे का इस्तेमाल एक खास राजनीतिक नैरेटिव सेट करने के लिए किया जा सकता है। खैर, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम सोर्स के बताए गए 6 मुख्य पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। हम प्रोपेगेंडा और फिल्म के बीच की बहस से शुरू करेंगे, फिर उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझेंगे जो दर्शकों पर इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद विदेशी फंडिंग के दावों की सच्चाई, नोटबंदी का नैरेटिव, इतिहास में की गई काट-छांट और आखिर में बात करेंगे दर्शकों की यादों को गैसलाइट करने की। तो हमारा पहला पॉइंट है सिनेमैटिक प्रोपेगेंडा या फिल्म। सोर्स के मुताबिक चलिए समझते हैं कि इस फिल्म की असली मंशा आखिर है क्या। अब देखिए, सोर्स ने यहाँ फिल्म के डिस्क्लेमर में एक बड़ा ही कमाल का विरोधाभास पकड़ा है। एक तरफ फिल्म शुरू होते ही दावा करती है कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन ठीक उसी समय फाइन प्रिंट में एक डिस्क्लेमर आता है कि किसी भी वास्तविक व्यक्ति से कोई भी समानता केवल एक संयोग है। सोर्स इसे एक बहुत ही चालाक लीगल चीट कोड कहता है। मतलब ये दर्शकों को कंफ्यूज करने का एक तरीका है, ताकि आप तय ही ना कर पाएं कि सच्चाई कहाँ खत्म हो रहे है और फिक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है। खासकर तब जब बड़े बड़े राजनेता पब्लिक में ये कहते नजर आएं कि जो भी ये फिल्म देखेगा वो सत्ताधारी पार्टी को ही वोट देगा। अब यहाँ जो सच में हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि सोर्स ने फिल्म की कलात्मक मंशा और उसकी असली हकीकत को आमने सामने रखकर देखा है। बाहर से देखने में ये फिल्म पूरी तरह से एक देशभक्ति वाली थ्रिलर लगती है, राइट? लेकिन सोर्स का कहना है कि असल में ये इतिहास को फिर से लिखने और दर्शकों के दिमाग को मनोवैज्ञानिक रूप से मैनिपुलेट करने का एक बहुत ही संधा हुआ टूल है। और इसी से हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, यानी वो मनोवैज्ञानिक तरीके जो फिल्म में इस्तेमाल हुए हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में इमोशनल प्राइमिंग कहते हैं। सोर्स इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण देता है। मान लीजिए आपको किसी को मिठाई बेचनी है, तो पहले उसे बहुत तीखी मिर्च खिला दीजिए ताकि उसका मुंह जले और वो तुरंत मिठाई खरीद ले। है ना कमाल की एनालॉजी? फिल्म की शुरुआत में ही पाकिस्तान में एक शख्स को हिंसक भीड़ द्वारा जलाते हुए दिखाया गया है। सोर्स के अनुसार ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मुख्य नैरेटिव शुरू करने से पहले ही दर्शकों के मन में नफरत और गुस्से का एक भयंकर माहौल सेट कर दिया जाता है, ताकि आगे जो भी दिखाया जाए लोग उसे बिना सोचे समझे मान लें। और एक और दिलचस्प चाल देखिए, जिसे सोर्स ने विलन्स एंडोर्समेंट तकनीक का नाम दिया है। मतलब दुश्मन के मुंह से हीरो की तारीफ करवाना। सोर्स ने नोटिस किया कि फिल्म का सबसे बड़ा विलन प्रधानमंत्री के खौफ और ताकत की तारीफ करता नजर आता है। ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही चतुर खेल है, क्योंकि देखिए, अगर हीरो खुद अपनी तारीफ करे तो शायद हम उतना यकीन ना करें, लेकिन जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन डर कर हीरो की तारीफ करता है ना, तो हमारे अवचेतन मन में उस हीरो की विश्वसनीयता अचानक से कई गुना बढ़ जाती है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, फॉरेन फंडिंग यानी विदेशी फंडिंग के दावों का विश्लेषण। पर्दे पर तो फिल्म ये दावा करती है कि अमेरिका और पाकिस्तानी एजेंसी ISI दोनों ही ये चाहते थे कि मौजूदा प्रधानमंत्री 2014 का चुनाव हार जाएं। लेकिन सोर्स जब डेटा सामने रखता है तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। सोर्स के सबूत बताते हैं कि 2014 के चुनाव से 3 महीने पहले ही अमेरिकी राजदूत ने उनसे मुलाकात कर ली थी और चुनाव जीतने के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद फोन पर बधाई दी थी। यही नहीं, सोर्स बताता है कि 2018 में तो ISI के एक पूर्व प्रमुख ने भी खुलेआम कहा था कि वो उन्हें ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं। अब जरा इस विदेशी फंडिंग वाले डेटा को ही देख लीजिए। फिल्म का कहना है कि सारा विदेशी पैसा सिर्फ सोशलिस्टों और विपक्षी NGO को दिया गया था, लेकिन सोर्स के आंकड़े एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। चाहे 2001 से 2012 के बीच अमेरिकी चैरिटीज से आए $5 मिलियन हो या फिर हाल ही का कोविड रिलीफ फंड, सोर्स के मुताबिक इस विदेशी पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर दक्षिणपंथी समूहों और उनसे जुड़े संगठनों को भी मिला था। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20,000।
सोर्स ये हाईलाइट करता है कि 2014 के बाद सरकार ने 20,000 से भी ज्यादा एनजीओ के विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सोर्स का विश्लेषण ये साफ इशारा करता है कि फिल्म कोई नई खुफिया जानकारी नहीं दे रही है, बल्कि वो बस नागरिक समाज की आवाज दबाने के इस बड़े सरकारी फैसले को सही ठहराने का एक जरिया भर है। अब हम आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, द डीमोनेटाइजेशन नैरेटिव, यानी नोटबंदी। फिल्म में बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से ये बताया गया है कि देश पर 60,000 करोड़ की जाली करेंसी का बड़ा खतरा मंडरा रहा था और इसीलिए रातों रात नोटबंदी की गई। लेकिन सोर्स यहाँ हमें वापस जमीनी हकीकत पर लाता है। सोर्स के अनुसार इस फैसले से इकोनॉमी को 3% का भारी नुकसान झेलना पड़ा और कैश क्राइसिस के चलते एटीएम की लाइनों में 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन फिल्म इन सब कड़वी सच्चाइयों को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और इसे बस एक नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक बताकर पेश करती है। और ये जो 99.3% का नंबर है ना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। सोर्स सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट का हवाला देता है। उस रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि बंद किए गए नोटों का 99.3% वापस बैंकिंग सिस्टम में लौट आया था। मतलब सोर्स ये बता रहा है कि काला धन खत्म होने वाला जो नैरेटिव था वो असली आंकड़ों में कहीं टिकता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फिल्म ने 60,000 करोड़ रुपए की जाली करेंसी का जो डर दिखाया वो बस उनके अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा था, जबकि सोर्स आरबीआई के डेटा से बताता है कि उस साल पूरे देश में असल में सिर्फ 43 करोड़ रुपए की ही जाली करेंसी पकड़ी गई थी। ये जो जमीन आसमान का अंतर है ना, सोर्स इसी को उजागर करता है कि कैसे फिल्म में आंकड़ों को पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर और काल्पनिक तरीके से पेश किया गया है। हमारा 5वां पॉइंट है ऐतिहासिक भूलें और उन्हें विकृत करना, यानी हिस्ट्री के साथ छेड़खान। देखिए, सोर्स का मानना है कि एक बहुत बढ़िया प्रोपेगेंडा इस बात पर भी काम करता है कि दर्शकों से क्या छुपाया जा रहा है। अब इस टाइमलाइन को ही ले लीजिए। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री अचानक पाकिस्तान जाते हैं। ठीक उसके बाद जनवरी 2016 में पठानकोट में आतंकी हमला होता है और फिर फरवरी 2019 में पुलवामा का दुखद हमला होता है, जहां सोर्स के मुताबिक खुफिया चेतावनियों को इग्नोर किया गया था। लेकिन मजे की बात यह है कि फिल्म इन सब बातों को पूरी तरह से गायब कर देती है। क्यों? क्योंकि ये सारी घटनाएं उस मजबूत और अचूक नैरेटिव के एकदम खिलाफ जाती हैं जो फिल्म बनाना चाहती है। और अतीक अहमद वाले सीन पर सोर्स का जो एनालिसिस है वो तो सच में आपके होश उड़ा देगा। असल जिंदगी में जो अप्रैल 2023 में पुलिस कस्टडी के दौरान लाइव टीवी पर हुआ, उसे फिल्म एक बेहद ही स्मार्ट क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन बता देती है। और हद तो तब होती है जब फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में बैठा आईएसआई का मेजर इकबाल इस 2023 के मर्डर को लाइव टीवी पर देख रहा है, जबकि सोर्स ये साबित करता है कि असली मेजर इकबाल की मौत तो 2011 में ही हो चुकी थी। ये इतिहास को अपने हिसाब से मोड़ने की बहुत बड़ी मिसाल है। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे गंभीर सेक्शन पर, गैसलाइटिंग, रीसेंट पब्लिक मेमोरी। गैसलाइटिंग ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही भारी शब्द है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी के दिमाग से इस कदर खेलना कि वो अपनी ही यादों, अपनी ही आंखों देखी सच्चाई पर शक करने लगे। सोर्स की पूरी थ्योरी यही है कि ये फिल्म कोई पुराने जमाने की कहानी नहीं सुना रही। ये दरअसल दर्शकों को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि 2016 से 2023 के बीच जो कुछ भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा या जो भी परेशानियां झेलीं, वो सब दरअसल गलत था। तो अगर हम सोर्स के इन सभी तर्कों को एक साथ रखकर देखें, एटीएम की लाइनों को एक मास्टर प्लान बताना, पुलवामा की खुफिया नाकामी को पूरी तरह इग्नोर करना और पुलिस कस्टडी की हत्याओं को इंटेलिजेंस ऑपरेशन बताकर नया रूप देना, सोर्स का निष्कर्ष एकदम साफ है। जब कोई फिल्म इतने बड़े स्केल पर हाल की वेरीफाइड इतिहास को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करती है ना, तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती, वो बड़े पर्दे पर इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल वेपन बन जाती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर एक हाई बजट सिनेमैटिक एडवर्टाइजमेंट उस इतिहास को फिर से लिख सकती है जिसे आम जनता ने खुद जिया है, तो लोग अपनी ही यादों को इस तरह मिटाए जाने या एडिट होने से कैसे बचा सकते हैं? सच में उन छोटे छोटे डिस्क्लेमर और फाइन प्रिंट के पीछे कितनी ताकत छुपी है, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए जो हम पर्दे पर देखते हैं उस पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम फिर लौटेंगे आपके लिए
बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर एक्सप्लेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।